हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलजीत सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्लास बलजीत पर स्वागत है। आज हम इको के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं के बारे में देखेंगे कि किन्हें हम मध्यवर्ती वस्तुएं बोलते हैं और कौन सी वस्तुएं अंतिम कहलाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं जो जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स होती क्या है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रिया के अंदर यानी उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होती हैं, यानी रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती है। यानी जब भी हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और वहाँ पर अगर हम कच्चे माल के रूप में किसी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखना वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऐसी वस्तुएं जिनमें मूल्य वृद्धि की संभावना है, यानी उसमें वैल्यू एडिड की जा सकती है, मूल्य वृद्धि की संभावना है। जैसे मान लीजिए मार्कर है और ये मार्कर किसी फैक्ट्री ने बनाया और इसकी कॉस्ट है मान लो 50 रुपये। इस मार्कर को उस फैक्ट्री वाले ने किसी होलसेलर को बेच दिया, 50 वाला जो मार्कर है वो 60 रुपये में बेच दिया। तो यानी इसमें जो वैल्यू ऐड की है वो कितनी है, 10 रुपये ऐड किए हैं। उस होलसेलर ने इस आइटम को किसी और को बेच दिया मान लीजिए 75 में। तो जब तक इस आइटम में वैल्यू ऐड होती रहेगी तब तक ये मार्कर मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ऐसी वस्तुएं जिनमें मूल्य वृद्धि की संभावना है, या हम बोल सकते हैं जो वस्तुएं पुनः विक्रय के लिए, विक्रय मतलब सेल, पुनः विक्रय के लिए उपयोग की जाती है, उन्हें मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। उन्हें मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जाता है। अब कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं, अगर मैं इसके उदाहरण अगर देना चाहूँ कि कोई किन किन वस्तुओं को हम मध्यवर्ती वस्तु कह सकते हैं, तो जैसे गन्ना, गेहूँ, चीनी, दूध, लकड़ी आदि। ऐसी बहुत सारी आइटम हो सकती हैं जिनको हम मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे। जैसे मान लीजिए गन्ना है, किसान ने गन्ने का उत्पादन किया और इस गन्ने को उसने मिल यानी गन्ना मिल को बेच दिया। तो वहाँ पर अब गन्ने से चीनी बनाई जाएगी, फिर चीनी से कुछ और प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गन्ना क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। ऐसे गेहूँ है, गेहूँ का इस्तेमाल मान लीजिए आटे का मतलब कि गेहूँ के दानों से आटा पीसने के लिए किया जा रहा है, फिर उस आटे का इस्तेमाल किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे गेहूँ क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है। और चीनी का मान लिया हलवाई द्वारा उपयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे चीनी क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है। दूध का इस्तेमाल मिठाइयाँ बनाने के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पे दूध क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है। इसी प्रकार से लकड़ी से फर्नीचर की आइटम बनाई जा रही है, तो लकड़ी क्या है, यहाँ पे मध्यवर्ती वस्तु है। यानी ये वो सभी वस्तुएं हैं जो कच्चे माल के रूप में उपयोग की जा रही है या इनमें वैल्यू ऐड कर इसको पुनः विक्रय के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बेचने के लिए। तो वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट है क्या,
ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय की गणना में, यानी जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है। एक ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। यानी जब मैं राष्ट्रीय आय के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करूँगा तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मध्यवर्ती वस्तुओं के जो मूल्य है उसको हम माइनस कर देते हैं। दूसरा, मध्यवर्ती वस्तुओं से, यानी मध्यवर्ती जो वस्तुएं हैं, दोहरी गणना की समस्या पैदा होती है। दोहरी गणना की समस्या पैदा होती है। यानी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अगर बार बार शामिल हो रहा है तो ध्यान रखना उससे क्या समस्या पैदा होगी, दोहरी गणना की समस्या पैदा होगी। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को हम शामिल नहीं करते हैं। तो ये था मध्यवर्ती वस्तुएं। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस किया मध्यवर्ती वस्तुओं से रिलेटेड। इसके बाद बात करते हैं हम अंतिम वस्तुएं, यानी किन को हम अंतिम वस्तुएं कहेंगे। हम बात करते हैं अंतिम वस्तुएं की, किन्हें हम अंतिम वस्तुएं कहेंगे। तो ऐसी वस्तुएं, यानी अगर हम अंतिम वस्तु की डेफिनेशन की बात करें या उसके अर्थ की, तो ऐसी वस्तुएं जो प्रत्यक्ष आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग की जाती हैं। संतुष्टि के लिए उपयोग की जाती है। तथा जिनमें मूल्य वृद्धि की संभावना नहीं होती, यानी इसमें वैल्यू एडेड नहीं करेंगे आप, जिसमें मूल्य वृद्धि की संभावना नहीं होती है। और जिन्हें कच्चे माल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। कच्चे माल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। या फिर जिन्हें पुनः विक्रय के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, या जिन्हें पुनः विक्रय के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें अंतिम वस्तुएं कहते हैं। उन्हें हम बोलेंगे अंतिम वस्तुएं। यानी ऐसी आइटम जिसको हम मार्केट में दोबारा सेल करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या जिनको हम कच्चे माल के रूप में उपयोग नहीं कर रहे हैं,
या जिनमें मूल्य वृद्धि की संभावना नहीं है, वो सभी कहलाती हैं अंतिम वस्तुएं। जैसे हमारे घरों में जो फ्रिज है, टीवी है, एसी है, कूलर है, पंखा है, कपड़े हैं, ये जो मशीनें हैं, अगर आपने देखा होगा तो हम उसको जब परचेज कर रहे हैं उसके बाद हम फाइनली इसको हम उपभोग कर रहे हैं, यानी वो हमारी प्रत्यक्ष आवश्यकताओं को क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है। और जिसको हम सेल भी नहीं कर रहे हैं, यानी हम उसको ये नहीं कि हमने आज फ्रिज लेके आए और उसको हमने आगे ऊंचे दाम पर बेच दिया या उसकी कीमत बढ़ाकर उसको सेल कर दिया, उसको हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। और ना ही ये कच्चे माल के रूप में उपयोग हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं उदाहरण दे भी देता हूँ कि भाई अंतिम वस्तुएं कौन कौन सी हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो इसमें आपका टेलीविज़न यानी टीवी, कपड़े, मोबाइल फ़ोन, पंखा, या जैसे घरों में इस्तेमाल हो रही है आपकी जो चीनी, आटा आदि। तो ये सभी क्या है, अंतिम वस्तुएं हैं, यानी ये आपकी प्रत्यक्ष आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रही है ना, और आप इनको किसी को सेल नहीं कर रहे हैं, यानी इसमें मूल्य वृद्धि करके इसको सेल नहीं किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन खरीद के लाए 10,000 का, तो आप इसका उपभोग कर रहे हैं, आप इस 10,000 में 2,000, 3,000 या 5,000 ऐड करके किसी और को सेल नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो अंतिम वस्तु नहीं कहलाएगी। यानी अंतिम वस्तु होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इसका प्रत्यक्ष आवश्यकताओं के लिए उपयोग कर रहे हैं, कच्चे माल के लिए रूप में उपयोग नहीं हो रही है, और जिनमें मूल्य वृद्धि की संभावना खत्म हो जाती है, यानी वो फाइनल आइटम है जिसका सिर्फ उपभोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, अंतिम वस्तुएं कहलाएंगी। अब इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है इसके अंदर, एक तो राष्ट्रीय आय की गणना में इसको शामिल करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। यानी जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो वो अंतिम वस्तुओं के मूल्य के आधार पर ही की जाएगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। यानी राष्ट्रीय आय की गणना अंतिम वस्तुओं के मूल्य के आधार पर की जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे दोहरी गणना की समस्या पैदा नहीं होती, इससे दोहरी गणना की समस्या पैदा नहीं होती है, क्योंकि इनका मूल्य राष्ट्रीय आय में सिर्फ एक बार शामिल होता है, इसलिए डबल काउंटिंग नहीं होती है इसके अंदर। मतलब कि बार बार किसी एक ही वस्तु का मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। तो एक तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अंतिम वस्तु के मूल्य के आधार पर करेंगे, दूसरा इससे जो दोहरी गणना की समस्या है, यानी एक ही वस्तु का मूल्य जो बार बार शामिल होता है, वो समस्या सॉल्व हो जाती है, इसीलिए इसे हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं। आई होप आपको मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं में एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी समस्या शास्त्र में अगर आप देखें तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इन दोनों ही पॉइंट्स के ऊपर, और एग्जाम में भी मध्यवर्ती वस्तुओं के एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, या फिर अंतिम वस्तुएं क्या होती है, इस तरह की चीज़ें एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।